गुड आफ्टरनून। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज टेस्ट पेपर टू का जो डिस्कशन है, उस डिस्कशन के तहत हम आज इंडियन पॉलिटी के जो सवाल टेस्ट पेपर टू में आए हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो भी फैकल्टी मेंबर हैं वो टेस्ट के बाद जो और भी पेपर हैं उसके बारे में आपको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो हम पॉलिटी का स्टार्ट करते हैं और पॉलिटी के फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें है, विच एमंग द फॉलोइंग इज मैंडेटेड अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 टू एग्जामिन एंड रिव्यू द सेफगार्ड ऑफ द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रेन। इसमें शिक्षा के अधिकार से संबंधित सवाल पूछा गया है और आप जानते हैं कि जो शिक्षा का अधिकार है उस शिक्षा का अधिकार संविधान के 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से संशोधन के माध्यम से क्या किया गया, यह भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A में ऐड किया गया और इसी के माध्यम से ये कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको क्या मिलना चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, अर्थात जो मुक्त प्राथमिक जो शिक्षा होती है वो इनको प्राप्त होनी चाहिए। और जब ये मूल अधिकार हो गया तो इस मूल अधिकार को लागू करने के लिए सरकार के द्वारा 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया गया और इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये कहा गया कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये एक्ट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात किया, अर्थात आपको मुक्त और आवश्यक शिक्षा प्रदान की जाएगी, तो फ्री एंड कंपलसरी। इस एक्ट में कुछ बेंचमार्क भी स्थापित किए गए। इसने कहा कि जो टीचर होगा और जो स्टूडेंट होंगे उनके बीच अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा। तो इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम राइट टू एजुकेशन एक्ट के साथ यही है कि जो टीचर और स्टूडेंट का जो अनुपात है वो अनुपात संख्याओं में कम है। इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से इसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा ये कहा गया कि जहाँ प्राथमिक स्कूल होंगे वहाँ पे जो गर्ल्स और बॉयज़ होंगे उनके लिए सेपरेट टॉयलेट की व्यवस्था होगी तथा उन्हें किसी भी प्रकार से जो बच्चे हैं जो SC ST से बिलोंग करते हैं, जो या किसी विकलांग हैं, ऐसे बच्चों के बीच किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इस तरह की जो गाइडलाइन थी और राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत दिया गया और दुनिया के लगभग 135 देशों में राइट टू जो एजुकेशन है उसको एक फंडामेंटल राइट बनाया गया है, अर्थात मूल अधिकार माना गया है और भारत भी उनमें से एक है। आप जानते हैं राइट टू एजुकेशन को भारत में मानने से पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब मोहनी जैन के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट मानने की बात की, तब इसके बाद भारत सरकार के द्वारा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और उसके माध्यम से अनुच्छेद 21 से भारत के संविधान में जोड़ा गया। ये कहानी आप लोग जब ने पढ़ा होगा तब आप जानते हैं। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट को लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया गया और हमने बताया था जो एजुकेशन है, एजुकेशन आपका फंडामेंटल राइट भी है, एजुकेशन आपका डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी में भी है और राइट टू एजुकेशन आपका फंडामेंटल ड्यूटी में ही है, लेकिन सब में नेचर चेंज है। मैंने बताया कि जो 21A में है इसमें 6 से 14 वर्ष की बात करता है। जब आप डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी में जाएंगे तो वहाँ पे अनुच्छेद 45 में ये सिर्फ 6 ईयर की बात करता है कि 6 ईयर तक के जो बच्चे हैं उनको इस तरह का वो दिया जाएगा, एजुकेशन दिया जाएगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। इसके अलावा आपके अनुच्छेद 51A जिसे संविधान के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, उसमें भी आपको राइट टू एजुकेशन की बात की गई जिसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड किया गया। तो इसमें जो सवाल पूछ रहा है, क्योंकि यह अधिकार बच्चों से संबंधित है इसलिए नेशनल जो कमीशन होगा जो बच्चों से संबंधित होगा वह इसके लिए क्या करेगा, इसके लिए मैंडेट करेगा। तो आपका क्या होगा, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये इसके अंतर्गत मैंडेट करेगा बच्चों के लिए। ये देखिए UPSC में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस का नेचर होता है वो नेचर ऐसे ही होते हैं, आपको उसको पकड़ना है। और जो एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, ये एक्ट क्यों आया, इसका उद्देश्य क्या था और क्यों वर्तमान समय में इसकी विसंगतियां हैं। मेंस में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आप इससे सवाल पूछा जा सकता है कि ये मूल जो अधिकार है, ये मूल अधिकार एक तरह से फंडामेंटल राइट तो है,
लेकिन उसके बावजूद भी यह राज्यों के द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिससे व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। ऐसा क्यों है? तो ये सब जो पॉइंट है, ये सब पॉइंट पे सवाल हमेशा पड़ता है, लेकिन जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें आप इतना जानिए कि राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, और यह अधिकार पूर्ण रूप से क्या करता है? यह अधिकार, जो अधिकार हैं लोगों के, जिसके तहत जो बच्चे हैं उन बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्राप्त की जाए, इसको प्राप्ति में प्रयास करता है। यही शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, जिसके भारत सरकार के द्वारा पास किया गया। ठीक है। अब बिजली उपभोक्ता के अधिकार अधिनियम 2020, ये अभी आपने चर्चा में भी सुना होगा, और अभी ये इशू बार बार भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो जो रूल्स ये बनाया गया है, इस रूल का उन विपक्षी पार्टियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। तो ये सवाल जो पूछा है वो उसी से संबंधित है, ये करंट बेस्ड सवाल है। इस सवाल में पूछा गया कि भारत सरकार ने जो बिजली उपभोक्ताओं के लिए बनाया है, इसका उनके अधिकारों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है और उसके क्या प्रोविज़न है। आप जानते हैं कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है, और विकासशील राष्ट्र में जो बिजली की आपूर्ति है वो शहरों में कुछ है और गाँव में कुछ और है, और मेट्रो सिटी में कुछ और है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को पूर्ण रूप से बिजली प्राप्त नहीं हो रही है। बिजली ना प्राप्त होने की वजह से उनके राइट टू जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात है, उसका उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार का ये प्रयास है कि भारत में रहने वाले लोगों को विकास के समुचित अवसर मिले। इसी के उद्देश्य से वो बिजली की उपभोक्ता नियम उन्होंने बनाया, और इस नियम के तहत उन्होंने निम्न बातें बताई। उन्होंने कहा, इस अधिनियम के तहत उन्होंने पहली बात कही कि जो नए कनेक्शन के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं, तो पहले एक नियम था कि जो नया कनेक्शन लेने के लिए आपको 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लग जाते थे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने पूरे भारत को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला, उन्होंने कहा कि जो मेट्रो सिटी होती हैं, जो आपकी मेट्रो सिटी है, वो मेट्रो सिटी में अगर आप नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर आपको कनेक्शन मिल जाना है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो आपके नॉर्मल जो सिटीज़ हैं, जो नगर हैं, उन नगर में अगर आप अप्लाई करते हैं तो 15 दिन के अंदर आपको मिलना है, और अगर आप रूरल एरिया में हैं, गांव में निवास करते हैं, तो 30 दिन के अंदर आपको क्या मिलेगा? आपको नए कनेक्शन मिल जाएंगे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है, इस नियम में यह भी है कि यदि उपभोक्ताओं को 24 घंटे गुणित 7 डेज आपको क्या मिलेगा? बिजली मिलेगी, अर्थात आपको बिजली की आपूर्ति बिना किसी रुकावट से प्राप्त होगी। और जब कोई व्यक्ति नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करेगा तो ऐसी स्थिति में वो नए कनेक्शन तब भी मिलेगा जब वह मीटर के साथ होगा। इसके अतिरिक्त इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि यदि उपभोक्ता को बिजली के अधिकार का, उनके अधिकार का किसी भी प्रकार से उल्लंघन होता है तो उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? कंपनसेशन मिलेगा। अर्थात जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो क्या देगा? कंपनसेशन देगा, यदि आपको बिजली की आपूर्ति में किसी भी प्रकार से बाधा होती है। एक तरह से ये अकाउंटेबिलिटी का बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया जा रहा है, और व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों का आर्गूमेंट है कि इससे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, डिस्प्यूट बढ़ेगा, इस तरह से वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए, इस ऑप्शन को अगर हम एक बार देखते हैं तो अब देखिए, अंडर दिस एवरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस इज ऑब्लाइज टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी ऑन रिक्वेस्ट। बिल्कुल, आपको लाइसेंस लीजिए, लाइसेंस के बाद क्या मिलेगा? आपको परमिशन मिलेगा कि आप बिजली का यूज कर सकते हैं। दिस मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका है वो बिल्कुल सही है। दूसरा है कंज्यूमर कैन क्लेम कंपनसेशन। मैंने कहा कि कंपनसेशन उसको प्राप्त हो सकता है फ्रॉम द डिसकम्फर्ट ऑफ द इंटरप्शन इन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इट मीन्स इट इज़ अ राइट स्टेटमेंट। अगर आपको सही रूप से इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती तो ऐसी स्थिति में आपके पास ये अधिकार है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर से कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं। तो ये जो आपका आंसर होगा वो आपका बोथ 1 और 2 होगा। तीसरा जो सवाल है वो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच इज अ राइट स्टेटमेंट है? तो इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हों भारत की संघात्मक व्यवस्था से पूछे गए हैं, और आप जानते हैं संघात्मक व्यवस्था क्या होती है। संघात्मक व्यवस्था का सीधा सा मतलब होता है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, जब राज्यों तथा संघ के बीच उनके शक्तियों का
उनके शक्तियों का बंटवारा होता है, उसी को हम कहते हैं फेडरेशन। भारत, आप जानते हैं कि भारत के संविधान में आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 ये आपके भारत के संविधान में भारत को एक संघात्मक राज्य के रूप में स्थापित करते हैं, जिसमें आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज अ भारत, इंडिया दैट इज अ भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट का टर्म यूज किया गया, अर्थात इंडिया में फेडरेशन शब्द का यूज नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? अमेरिका में फेडरेशन था। फेडरेशन का मतलब होता है कि यदि कोई राज्य उस संघ में रहना चाहते हैं तो वो रहें, और नहीं रहना चाहते तो वो अपनी इच्छा से उस राज्य से वापस निकल सकते हैं। लेकिन भारत में यदि कोई भारत का राज्य है, यदि कोई भारत के अंतर्गत है, तो वह भारत से अपनी इच्छा के अनुसार नहीं निकल सकता। अनुच्छेद 3 ये कहता है कि संसद को यह अधिकार है, संसद को यह अधिकार है कि वह राज्य की किन्हीं भी सीमा का, उसके क्षेत्र का, उसके नाम का कैसे भी विभाजन कर सकती है, अर्थात पूरा पावर किसको दे दिया गया है? वो पार्लियामेंट को दे दिया गया है। तो इस स्थिति में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो इसीलिए विभिन्न थॉट वाला का इंडिया इज नॉट ए प्योरली फेडरलिज्म, पूरी तरह से भारत संघ की स्थापना नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया इज ए क्वासी फेडरल है, क्वासी फेडरल है। तो ऐसी स्थिति में भारत के संविधान में जो फेडरेशन टर्म है वो यूज नहीं किया है, और फेडरेशन का नॉर्मल सा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। आप जानते हैं कि जब आप अनुच्छेद 245 से लेकर 291-92 तक, जहाँ तक फाइनेंशियल रिलेशन की बात है, वहाँ तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको संघ एवं राज्य सरकारों के विभिन्न अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि संघ को किस पर कानून बनाने का अधिकार है और राज्यों को किस पर कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जहां पर संसद के द्वारा उन अधिकार, राज्यों के जो अधिकार हैं, उनको अधिकारों को अपने अंदर लेने का प्रयास किया गया है। इसीलिए लोगों ने कहा है कि इट इज नॉट ए प्योरली फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फेडरलिज्म के अंतर्गत कौन कौन से शामिल होते हैं? तो अगर आप देखेंगे तो फेडरलिज्म में जो पहला पॉइंट होता है वो आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो पहले डिवीजन ऑफ पावर होगा, तो जब डिवीजन ऑफ पावर होगा इट मींस इट इज अ फेडरेशन। दूसरा क्या होगा? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अर्थात जो भी बात होगी वो आपकी लिखित रूप से होगी। तीसरा क्या होगा? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात जो लॉ होगा, जो लॉ ऑफ लैंड होगा वो क्या होगा? सुप्रीम होगा। चौथा क्या होगा? जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो अमेंडमेंट प्रोसीजर होगा वो रिजिट होगा। रिजिट मतलब कठोर होगा, उसको पास करने की प्रक्रिया क्या होगी? कठोर होगी। तथा जो अगला पॉइंट किया उसने कहा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी की बात किया। इट मीन्स ये क्या हो गया? ये आपका फेडरेशन हो गया। और आप जानते हैं कि भारत अनुच्छेद, अगर आप 249 में जाते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर को जानते हैं, तो इसके माध्यम से जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है भारत के लिए, इसकी क्रिटिसिज्म किया जाता है, इसका आलोचना किया जाता है। तो दूसरा उन्होंने कहा कि पहला स्टेटमेंट क्या? द फेडरेशन हैज़ नॉट बी यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स राइट स्टेटमेंट। भारत के संविधान में कहीं पर भी संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। फिर हम जाते हैं कि भारत के संघीय प्रणाली को देश के बड़े आकार और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के कारण अपनाया गया। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है कि भारत में फेडरेशन क्यों अपनाया गया, क्योंकि भारत में डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी, डिफरेंट प्रकार की लैंग्वेज हैं, तो सब में समन्वय की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो भारत का जो संविधान होगा या भारत में जो रहने वाले लोग होंगे वो भारत के संविधान पे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करेंगे। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को अपनाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वह वहाँ की सामाजिक और उसके आकार में कैसा आकार है उस पर डिपेंड करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका राइट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लचीलापन, मैंने बताया कि लचीलापन नहीं होता बल्कि रिजिट होता है, कठोर होता है, इसलिए आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो स्टेटमेंट सही होगा वो 1 और 2 होगा, तो ये आंसर आपका सही होगा। अगला, the classification of fundamental right and the directive principles of state policy as a justiciable and non-justiciable right has been adopted from which of the following source? आप जानते हैं कि भारत में जो
सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसीलिए सवाल भी बनता है कि भारत जो संविधान है वो उधार लिया गया संविधान है, जो विभिन्न देशों के द्वारा उनके कॉन्सेप्ट लिए गए, उसी के माध्यम से भारत के संविधान की रचना कर दी गई। तो ये सवाल यही पूछ रहा है कि जब भाग 3 में आपके मूल अधिकारों का वर्णन है और वह मूल अधिकार आपके अधिकारों का यदि राज्य के द्वारा किन्हीं प्रकार का उल्लंघन किया जाता है तो व्यक्ति उसके लिए क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट कर सकता है। लेकिन यदि आपके डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी का उल्लंघन होता है, यदि आपसे डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी को लिया जाता है तो उल्लंघन होता है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी तरह से राज्य के का उल्लंघन करने पर भी आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उस राइट को इन्फोर्स कराने के लिए, न्याय संगत करने के लिए आप रिट फाइल नहीं कर सकते। अर्थात एक राइट आपको अगेंस्ट में मिला है और एक राज्य का ड्यूटी है, तो दोनों का नेचर क्या है, अलग है। तो इसी तरह ये जो संविधान है, ये संविधान आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से आपको डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी लिया गया, जिसमें नॉन जस्टिसेबल राइट के रूप में डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी को रखा गया था। बीमर के संविधान से, जैसे जर्मनी का संविधान कहते हैं, इसके तहत हमने आपात उपबंध लिया, इमरजेंसी प्रोविजन लिया। उसके अलावा हमने कनाडाई संविधान से हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर की स्थापना ली। फेडरल में स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कनाडा से लिया। फिर हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, हम जानते हैं कंकरेंट लिस्ट, जो 3 सूचियां होती हैं, यूनियन, स्टेट तथा कंकरेंट, वो हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका आयरलैंड संविधान होगा। और जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल का राइट है कि एक में आप अपने अधिकारों के उल्लंघन में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट कर सकते हैं और एक में आप अपने अधिकारों के उल्लंघन होने के बावजूद भी आप रिट नहीं कर सकते। इसका मतलब यही होता है न्याय संगत और गैर न्याय संगत। तो फंडामेंटल जो राइट होती है वो आपकी न्याय संगत है और डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी जो है वो आपकी गैर न्याय संगत है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। विच रिफरेंस टू द कैग। कैग एक ऐसा होता है जो गार्जियन होता है। हमारे जो भारत का जो गार्जियन है वो न्यायपालिका है, लेकिन जो कैग है इसका जो गार्जियन होता है, इसका गार्जियन होता है आपका कैग, जो वित्त व्यवस्था होती है। वित्त व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, जिसके लिए आपको चीज़ें दी गई उसका सही रूप से उपयोग किया गया कि नहीं, जो स्पेक्ट्रम आपने अलाट किया उसमें आपने सही प्रक्रिया किया कि नहीं, कितना लॉस हुआ, इस तरह से पूरा जो डाटा है वो कैग करता है। और कैग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सवाल कभी कभी पूछा है कि इट इज़ आइदर स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल, तो सीधा सीधा आप बताइए कि ये एक संवैधानिक ढांचा है जो कैग में दिया गया है। तो कैग क्या है, आपका एक संवैधानिक है जिसके भारत के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक कैग का वर्णन है। कैग अपना जो नियुक्ति है वो कौन करता है, भारत की राष्ट्रपति जो कैग की नियुक्ति करते हैं। इस समय GS मुर्मू साहब कैग के अध्यक्ष हैं। और इस पे जो सवाल है, द सैलरी सर्विस एंड कंडीशन आर डिटरमाइंड द पार्लियामेंट, इट इज़ अ राइट स्टेटमेंट। संसद के द्वारा इसे डिटरमाइन किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कैग और चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। जो भारत की संचित निधि होती है उसमें इसका वर्णन किया गया। तीसरा स्टेटमेंट, ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। यदि आपने इम्पीचमेंट प्रोसेस पढ़ा हो प्रेसिडेंट का, तो उसमें ये दिया है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यहाँ पर मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर, अगर आप किसी प्रकार का मिसकंडक्ट करते हैं, मिसबिहेवियर करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट करता है, उस आधार पर कैग को उसके पद पर हटाया जा सकता है। तो जो इसका आंसर होगा 1 और 2 इज राइट स्टेटमेंट, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ए होगा। ठीक है, इन द इलेक्शन टू विच ऑफ द फॉलोइंग ए पर्सन कैन बी कंटेस्ट फॉर 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज। ये जो सवाल है, ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो पूरे भारत के संविधान में या पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में यह प्रोविज़न को हटाना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि यदि व्यक्ति के द्वारा किसी अपने व्यक्ति को एक जगह से रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वह क्या होता है, दूसरी जगह से चुन के चला जाता है। जैसे वर्तमान में ममता बनर्जी साहब, वो क्या हुआ कि बंगाल में अपनी सीट से चुनाव हार गई और चुनाव हारने के बाद उन्होंने क्या किया,
पुनः चुनाव लड़ रही हैं, भवानीपुर से अब चुनाव लड़ रही हैं, तो ये क्या हुआ कि एक व्यक्ति 2 से अधिक जगह चुनाव लड़ सकता है, अर्थात अगर एक बार हार गया तो फिर वो चुनाव लड़ सकता है। तो इसमें जितनी भी सीटें हैं चारों जगह ऐसी स्थिति होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 1, 2 और 3, 4 होगा। ये इस पर कुछ होना चाहिए, किसी तरह की कोई प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। Which of the following directive principles were added to the Constitution through amendment? आप जानते हैं कि कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं भारत के संविधान में जिसको संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया। उसी के तहत पूछ रहा है कि जो पार्ट 4 भारत का संविधान है, उस पार्ट 4 में कुछ प्रोविज़न दिए गए, उस प्रोविज़न के तहत क्या कौन से ऐसे हैं जिसको हम अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड किए गए। तो इसमें जो प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न जो दिए गए हैं, प्रोविज़न कुछ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड किए गए हैं। अब 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके माध्यम से क्या किया गया, तो पहला इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन जो आपका है, ये आपका पहले से था। भारत का जब संविधान बना तो भारत के संविधान में महिलाओं और पुरुषों में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसलिए राज्य का दायित्व है कि यदि व्यक्ति और महिला, पुरुष और महिला दोनों कार्य करते हैं तो उन दोनों को क्या मिले, पूर्ण रूप से अपॉर्चुनिटी मिले या पूर्ण रूप से उनको समान वेतन मिले। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तब क्या होगा, ऐसा नहीं होने की स्थिति में क्या करेंगे, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट चिल्ड्रन, ये जो है ये आपका संविधान के माध्यम से ऐड किया गया, अर्थात 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से ये प्रोविजन आपका 39 में ऐड किया गया। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द ऑफ द पुअर, ये भी आपका 39A के माध्यम से जो पुअर लोग हैं जिनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है उनको लीगल एड की मुहैया कराएगा। और इसी के लिए है CRPC की धारा 302, 303, 304 ये आपकी लीगल एड से संबंधित है। इसी को पूर्ण करने के लिए सरकार के द्वारा इस तरह के प्रावधान, अगर व्यक्ति के किसी भी अधिकारों का उल्लंघन होता है, यदि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने आप को कोर्ट के सामने प्रोटेक्ट कर सके, तो राज्य का यह दायित्व होता है कि उस व्यक्ति को ये मिले। तो 1 और 3 इज राइट स्टेटमेंट, अर्थात इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया। आप ये भी देख लीजिए कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो जोड़े गए डायरेक्टिव स्टेटमेंट में। आर्टिकल 39A, 43A जो मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बात करता है, 43B जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करता है जिसे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया। इसके अलावा 48A जिसे आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड किया गया। इतने जो प्रोविज़न है जो आपकी डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी में थ्रू अमेंडमेंट जोड़े गए, ठीक है। भारत में चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण में आप जानते हैं कि भारत में जो चुनाव होता है तो चुनाव की जो दायित्व होता है वो इलेक्शन कमीशन का होता है। और भारत का आप जानते हैं कि भारत का संविधान का जब निर्माण हुआ तो 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को एडॉप्ट किया गया, लेकिन भारत का जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन कुछ प्रोविज़न ऐसे थे जो आपके संविधान के लागू होने के पूर्व ही शुरू हो गए थे। तो ऐसे प्रोविज़नों में जो सबसे मुख्य प्रोविज़न था वो भारत में एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करना था, ऐसा लोकतंत्र जो आपकी पारदर्शिता पर आधारित हो, जो ट्रांसपेरेंसी पर आधारित हो, ऐसा लोकतंत्र जिस पर रहने वाले लोगों को क्या हो, विश्वास हो, ऐसा लोकतंत्र जिसमें भारत की जनता जो ज़्यादातर निरक्षर है उनको साक्षर के रूप में प्रेजेंट करना था, वो अपने अधिकारों, अपने राइट्स के बारे में जाने। तो ऐसी स्थिति में जो इलेक्शन कमीशन का दायित्व था, वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि भारत पहली बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अपने शासक का चुनाव करने जा रहा था। तो इसी के माध्यम से जो इलेक्शन कमीशन के अधिकार थे, उन अधिकारों को भारत के संविधान में 324 से लेकर 329 के बीच में एक विस्तृत विवरण दिया गया। और इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार दिया गया कि वह चुनाव में पारदर्शिता को निश्चित करने के लिए एग्जीक्यूटिव का जो कार्य है वो उस समय चुनाव आयोग करने लगता है। तो इसी के तहत आपसे पूछा गया कि जो चुनाव सुधार के लिए जो निर्वाचन आयोग है वो क्या कर सकता है। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द SC, ST एंड OBC। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वर्णन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं सीट का रिजर्वेशन नहीं करता,
वह स्थान का जरूर रिजर्वेशन करता है, लेकिन किस सीट पर कौन लड़ेगा इसका रिजर्वेशन कौन करता है? इसका रिजर्वेशन आपका इलेक्शन कमीशन करता है। उसके अलावा है द डिसीजन रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी ईच स्टेट इज टेकन बाय द पार्लियामेंट। ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है, ये पार्लियामेंट के द्वारा नहीं होता, बल्कि यह इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। तीसरा है द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर SC and ST आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ टू देयर पॉपुलेशन इन दैट स्टेट। ये स्टेटमेंट आपका सही है। जिस राज्य में जितना SC होंगे उस राज्य में उतनी SC सीटें होंगे आरक्षित होंगी, जिस राज्य में जितना ST होंगे उस राज्य में उतनी ST सीटें होंगी। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो आपका 3 सही होगा, और ये 2 स्टेटमेंट क्या होंगे? आपके गलत होंगे। तो आपका जो आंसर होगा वो 3 राइट होगा। अगले सवाल पे हम आते हैं। अगला जो सवाल है वो निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने के दिया कि ये जो दिए गए हैं ये सही है या नहीं है। तो भारत में मैंने बताया कि भारत में 300, आप जानते हैं कि भारत में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये जो सवाल पूछा है उन्हीं अनुसूचियों से पूछा है कि ये जो टॉपिक हमने दिया है ये टॉपिक किस अनुच्छेद से आपका संबंधित है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा विवाद है यह आपकी पहली अनुसूची में है। अब देखिए, इसी के लिए भारत के संविधान में 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, और आप ये भी जानते हैं कि भारत की संसद को ये अधिकार नहीं, भारत की संसद को ये अधिकार नहीं है कि वो नॉर्मल बिल से, नॉर्मल बिल मतलब नॉर्मल जो विधेयक पेश होता है एक्ट, उसको वो पास करके अपनी भूमि को किसी दूसरे देश को दे दे। ये इंटरनेशनल रिलेशन का भी इशू है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी है। 1960 में जब बेरूबारू का मुद्दा आया तो बेरूबारी के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही व्यू रखा गया कि पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच अफेक्ट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर ऐसा करता है तो ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट मस्ट बी पास सच बिल विथ इंट्रोड्यूस इन द हाउस ऑफ पीपुल या हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान संशोधन के माध्यम से भारत अपने किन्हीं राज्य क्षेत्रों से संबंधित कोई विधेयक संसद में पेश कर सकता है। उसके लिए उसे सिंपल मेजॉरिटी से अगर पेश करेगा तो उसका वो अधिकार नहीं है। तो भारत के संविधान के 100वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत की जो जमीन कुछ बांग्लादेश में और बांग्लादेश की कुछ जमीन भारत में थी, उस जमीनों का हस्तांतरण किया। उसके लिए भारत को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़े। गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल, जिसमें GST हम कहते हैं, यह आपकी 7वीं अनुसूची में है। और 7वीं अनुसूची जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के से है, जिसमें सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट 3 लिस्ट हैं, उन लिस्ट के बारे में है। तो ये भी आपका सही है। मैथिली जो है वो एक लैंग्वेज के रूप में है, जिसे हम, जो आपकी 8वीं अनुसूची है, जिसमें भाषाओं, जो भारत की भाषाएं हैं जिसको संविधान में मान्यता दी गई है, उसको क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें आपका 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो जो टैक्स सर्विस टैक्स बिल है ये बहुत बार सवाल आपसे पूछा भी जाता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल 120 अमेंडमेंट के माध्यम से, और इसको हम 100 अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड किया गया है। और जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल 22 भाषाएं हैं। अब दो नेक्स्ट पार्ट है, द राइट प्रोवाइडेड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉल्ड फंडामेंटल राइट। जो अधिकार आपको प्राप्त हैं, आप जिन अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं, आपको अच्छा वाटर मिल रहा है, आपको अच्छी लाइट मिल रही है, आप शुद्ध ऑक्सीजन में हवा ले रहे हैं, तो ये आपके अधिकार हैं। इन अधिकारों को राज्य के द्वारा आपसे किसी भी प्रकार से छीना नहीं जा सकता, या राज्य को आपको ज़बरदस्ती, जो पुलिस बनी हुई पुलिस ज़बरदस्ती आपको गिरफ्तार करके आपको जेल में डाल दे, बिना कोई अपराध किए आपको डाला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यह आपका जीवन जीने की आवश्यक है। 2 व्यक्ति हैं, एक तरफ राष्ट्रपति है, एक तरफ आप हैं, तो आप और राष्ट्रपति के बीच में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो ऐसे प्रोविजनों को कौन प्रदान करता है? आपका मूल अधिकार। आप जब पैदा हुए तो कुछ मूल अधिकार आपको स्वतः मिल गए, मानव अधिकार तो मिले ही, उसके अधिकार आपको मूल अधिकार मिले, जिसे उस देश की जो सर्वोच्च लॉ है, जो सर्वोच्च लॉ है, उसके द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया। फंडामेंटल राइट को भारत के संविधान में भाग 3 में दिया गया, और वह जो फंडामेंटल राइट है वह आप देखिए, राइट टू इक्वलिटी अर्थात समानता का अधिकार, जो आपका 14 से लेकर 18 तक। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, वो आपका 19 to 21। राइट टू एक्सप्लोटेशन,
जो आपका बलात् श्रम के बारे में बात करता है वो 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जिसकी बात करता है 25 to 28, ये सब अनुच्छेद हैं। उसके अलावा आपका राइट टू माइनॉरिटीज़ की बात करता है, अल्पसंख्यकों की बात करता है, वो आपका 29 to 30। उसके बाद आपका 32 जिसमें आपको रिट्स की बात करता है, जिसमें आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, रिट कर सकते हैं। इस प्रकार के अधिकारों का आपको वर्णन दिया गया है। तो फंडामेंटल राइट को हम मैग्ना कार्टा राइट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैग्ना कार्टा? क्योंकि पहली बार ब्रिटेन के जो राजा थे उन्होंने अपने लोगों को कुछ अधिकार दिए। इन्हीं अधिकारों के उपलक्ष्य में उन्होंने मूल अधिकार की संकल्पना की और कहा कि ये अधिकार आपको जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, इसीलिए मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है वो विश्व में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तो इसमें जो दिया गया है, इसमें दिया गया, दे प्लेस लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, दे आर पार्ट ऑफ द ह्यूमन राइट दैट आर डिक्लेयर बाय यूनाइटेड नेशन, दे आर गारंटीड बाय द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, अर्थात जो वहाँ की कानून है उसे वहाँ पर सर्वोच्च घोषित किया गया है, सिर्फ मूल घोषित किया गया है। इस मतलब इसका जो आंसर होगा वो आपका सी होगा। ठीक है, ऐसे ही सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप ऐसे ही सवाल को बहुत ही आसान वे में समझ कर अगर पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको कभी ऐसा फील होगा कि आप नहीं कर सकते तो आप पहले उसके ऑप्शन को पढ़ने का प्रयास करिए, फिर आपको लगेगा कि वो होता क्या है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप उस क्वेश्चन को समझिए कि वो क्वेश्चन है क्या, और उस क्वेश्चन के बारे में आप रिकॉल करिए कि वो क्वेश्चन के बारे में हम क्या जानते हैं। फिर आप क्वेश्चन को देखिए तो आपके जो डाउट हैं वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे, आप बहुत आसानी से उस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप पहले ही क्वेश्चन देख के ही भयभीत हो जाएंगे तब आपको सॉल्व करना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की ये बात कर रहा है कि जो ह्यूमन राइट है, ह्यूमन राइट ने भारत में 1993 में एक्ट पास किया गया जिसको हम मानवाधिकार अधिनियम 1993 कहते हैं, और यह अधिनियम 12 अक्टूबर 1993 को क्या हुआ, इन्फोर्स हुआ। इस अधिनियम के माध्यम से मानव के जो अधिकार हैं उन अधिकारों के प्रोटेक्शन की बात की गई कि यदि भारत की किसी संस्था द्वारा, यदि भारत की किसी पुलिस अथॉरिटी के द्वारा उनका उल्लंघन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जो ह्यूमन राइट कमीशन होगी राष्ट्रीय स्तर पर वो उसकी इंक्वायरी करेगी। जैसे भारत के द्वारा जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद करके उनको निरुद्ध कर दिया गया, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जम्मू कश्मीर के जो मानवाधिकार हैं इसको देख रेख करेगी। तो ऐसी स्थिति में ये जो एक्ट भारत सरकार के द्वारा पास किया गया, पेरिस जो कन्वेंशन हुआ उस कन्वेंशन के उपलक्ष्य में पास किया गया, उसके अनुपालन के लिए पास किया गया, जो अनुच्छेद 253 में कहा गया है कि यदि भारत किसी ट्रीटी, किसी कन्वेंशन के लिए कोई एक्ट बनाता है तो उसमें भारत की संसद को अधिकार है कि वह उस पर नियम या कानून निर्माण कर सकता है। इसके अलावा आपके डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी के अनुच्छेद 51 में भी इसका वर्णन है। तो आप देखेंगे जो राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम है ये पेरिस कन्वेंशन के अनुपालन के लिए गया। इसके पहले यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन, जिसे हम 8 दिसंबर को 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस तरह की जो बातें हैं इसके बारे में, तो मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट के कमीशन की जो नियुक्ति हो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, इट इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। यह स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कि जब किसी भी संस्था का निर्माण संसद के निर्माण कानून के तहत किया जाए तो ऐसे कानून को हम वैधानिक संस्था कहते हैं। ऐसे कानून को हम क्या कहते हैं, वैधानिक संस्था कहते हैं। कि वर्तमान में जो अरुण मिश्रा हैं वो क्या हैं, उसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो देखिए इट वाज फॉर्म अंडर द एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल, ये स्टेटमेंट आपका सही है। इट हैज़ ओन न्यूक्लियस इन्वेस्टिगेशन स्टाफ फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू कंप्लेंट, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इट कैन ओनली लिंक इनटू मैटर ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन विद इन 1 ईयर ऑफ द ऑकरेंस, कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो कभी कभी मैटर को देख सकता है। तो इसका आपका जो स्टेटमेंट होगा वो सिर्फ आपका एक सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राजनीतिक गणतात्मक चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है? हु एमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रिपब्लिकन कैरेक्टर ऑफ द पोलिटी। रिपब्लिकन का मतलब होता है कि भारत की जो सत्ता होती, जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, उसका जो निर्वाचन होगा वो भारत की जनता के द्वारा होगा, अर्थात लोकतंत्र के माध्यम से होगा। जैसे ब्रिटेन की तरह नहीं कि वहाँ के जो सत्ता का निर्वाचन होगा, जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, वह वंशानुगत होगा। भारत में
क्या होगा, वंशानुगत नहीं है, बल्कि भारत की जनता उसका निर्वाचन करेगी। तो ऐसी स्थिति में इसने कह रहा है कौन होगा, तो भारत में जो प्रेसिडेंट होता है वो राष्ट्र का प्रमुख होता है। तो राष्ट्र के प्रमुख में जो रिपब्लिकन कैरेक्टर है कौन शो करता है, प्रेसिडेंट। तो इसका जो स्टेटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट होगा। तो इसका स्टेटमेंट है ए। नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं, जो आपका नेक्स्ट है, द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया डज हैव सम जुडिशियल पावर इन फॉर्म ऑफ। तो भारत की कार्यपालिका है उसको किसी प्रकार की न्याय शक्ति। अब एग्जीक्यूटिव पावर होता क्या है, आप जानते हैं कि 3 ऑर्गन ऑफ स्टेट होते हैं। 3 ऑर्गन ऑफ स्टेट में पहला जो ऑर्गन होता है वो आपका एग्जीक्यूटिव होता है, दूसरा जो ऑर्गन होता है आपका लेजिस्लेटिव होता है, तीसरा जो ऑर्गन होता है वो आपका जुडिशियल ऑर्गन होता है। तो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होता है उसमें नॉमिनल एंड रियल हेड की बात होती है। तो जो नॉमिनल हेड होता है वो आपका भारत का प्रेसिडेंट होता है, और जो रियल हेड होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन्स जो उसको लीड करता है प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है उसके बारे में बात कर रहा है। तो पहला, द अपॉइंटमेंट ऑफ जज और मेड बाय द एग्जीक्यूटिव। द अपॉइंटमेंट ऑफ जज और मेड बाय द एग्जीक्यूटिव, तो आप जानते हैं कि जो जजेस की नियुक्ति है वो भारत सरकार के द्वारा की जाती है, और उसको जो जजों की लिस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा दी जाती है, जो चीफ जस्टिस है वो देता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है कि प्रेसिडेंट क्या करता है, इनकी नियुक्ति करता है। तो एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है, प्रेसिडेंट है। द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑल्सो इंजॉय द पावर ऑफ पार्डन, रिप्राइव एक्सेट्रा। ये भी आपका सही है कि जो पार्डन का अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को भी है। तो आप जानते हैं ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, एक अनुच्छेद 71 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत, और एक आपका अनुच्छेद 161 के तहत। उसके अलावा द एग्जीक्यूटिव कैन कॉल ए जजमेंट नल एंड वॉइड इफ इट इज गोट अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसके तहत जो न्यायपालिका होती है उसको ये अधिकार होता है कि वह किसी भी कानून को बेसिक स्ट्रक्चर या मूल संरचना के आधार पर वाइड घोषित कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट में आपका जो स्टेटमेंट सही है 1 और 2 स्टेटमेंट इसका सही है। ठीक है। अब निम्नलिखित में कौन सा निकाय अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अब इनमें से आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है उसमें आप जानते हैं कि आपका जो कैग की रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति देता है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को क्या करता है, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखता है। एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है इसको हम बजट कहते हैं, वो बजट भी अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से संसद के पटल पर रखा जाता है। उसके अलावा फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट होती है, फाइनेंस कमीशन की भी रिपोर्ट राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद के पटल पर रखा जाता है। यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है, जब यूपीएससी अपनी एनुअल रिपोर्ट देती है वो भी प्रेसिडेंट को देती है। इसके अलावा जो एससी एसटी ओबीसी के कमीशन है ये भी अपनी रिपोर्ट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं। इसके अलावा जो सीबीसी है ये भी अपनी रिपोर्ट क्या करेगी, प्रेसिडेंट को अपनी एनुअल रिपोर्ट देगी। तो ऐसी स्थिति में इतनी जो संस्थाएं होती हैं वो प्रेसिडेंट को अपनी वार्षिक रिपोर्ट देती हैं। तो इसमें जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है जिसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत बनाया गया, और नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है, ये दोनों अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देती हैं, ना कि प्रेसिडेंट को देती हैं। एकदम बेसिक दिमाग लगाइए। अब बेसिक अगर आपने दिमाग लगाया तो आपका ये आंसर अपने आप सही हो जाएगा बिना कुछ किए। तो इसका बेसिक आंसर है कि 1 और 2 नहीं होगा तो इसका 3 आंसर होगा, और इसका 3 मतलब ए सही। तो अगर आप इस आंसर को भी सॉल्व करना चाहते हैं तो सीधा आप देखिए, आप जानते हैं कि सीबीसी को दिया जाता है, तो सीबीसी में देखिए सिर्फ 3 का ऑप्शन एक में ही है। अब आपको कंफ्यूज है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, अब आप इन्हीं 2 में एक रहेंगे। और जब सेंट्रल इंफॉर्मेशन के बारे में आप सोचेंगे तो राइट इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के को अधिकार है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करेगी, देगी। तो आपका आंसर सिर्फ 3 हो। ऑप्शन के माध्यम से भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अगला जो सवाल है अनटचबिलिटी सा है। अनटचबिलिटी का मतलब जो भारत में जो लोग हैं उनमें किसी प्रकार के रंग, भेष, जात, वेशभूषा किसी भी आधार पर उनसे किसी भी प्रकार का भेद ना किया जाए। पहले का भारत जो था और वर्तमान का जो भारत है उस भारत में बहुत ज़्यादा चेंज है। पहले के भारत में अस्पृश्यता एक कॉमन प्रक्रिया थी। आप जानते हैं, आपने अगर इतिहास पढ़ा है तो इतिहास में विभिन्न प्रकार के लोगों से विभिन्न उनके जाति, रंग के आधार पर भेद किया जाता था। महिलाओं से उनसे भेद किया जाता। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए वर्तमान समय में महिलाओं की जो मासिक बीमारी होती है उसको भी लेकर इतने ज़्यादा इशू किए। मासिक बीमारी को एक
वो बनाया जाता था, इश्यू बनाया जाता था। अब सोच इतनी डेवलप हुई कि महिलाएं बिना किसी संकोच के एक पुरुष व्यक्ति से अपनी मासिक समस्याओं के बारे में बता सकती हैं। तो इस तरह की स्थिति में इतने परिवर्तन हुए, और ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन भारत के संविधान के ही माध्यम से प्राप्त हुआ। अस्पृश्यता एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ही, लेकिन इसके अलावा इसके समाप्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1955 में एक सिविल प्रोटेक्शन राइट भी पास किया गया, और इसके माध्यम से जो अस्पृश्यता है, जो अनटचेबिलिटी है, उसको एक अपराध घोषित किया गया कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अस्पृश्यता किया जाता है, अनटचेबिलिटी की जाती है, तो उसे सिविल एक्ट के तहत अपराध सजा दी जाएगी। तो इसमें है द अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज राइट स्टेटमेंट। अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है, बस उसको बताया गया है। अनुच्छेद 17 में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रैक्टिस टू अनटचेबिलिटी एज वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो आप, ये आपका ग्राउंड नहीं है, आप 102, 101 में देखते हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर की बात करता है, उसमें एक तरह का कोई भी प्रोविजन भारत के संविधान में नहीं है। इट इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, इट इज़ अ राइट स्टेटमेंट, एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट इज़ अ राइट स्टेटमेंट। नॉन बेलेबल का ऑफेंस होता है कि द पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इस व्यक्ति को तुरंत बेल नहीं देगा। नॉन बेलेबल में उसको वो देखेगा कि इसका अपराध कैसा है, तब उसको बेल देगा। कॉग्निजेबल का मतलब होता है पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के, बिना मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, गिरफ्तार करती है। दैट इज नोन एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं हम। तो नॉन बेलेबल और नॉन एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो 1 और 3 इज अ राइट स्टेटमेंट। तो ये आपका आंसर क्या होगा, आपका ए होगा। नेक्स्ट में जाते हैं लाभ के पद के बारे में। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी जब रायबरेली से सांसद थी और जया बच्चन भी जब फिल्म की चेयरपर्सन थी, तो उनको उनके पद में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की वजह से क्या किया गया, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो उसी के बारे में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अगर व्यक्ति है तो उसे किसी भी पद को धारण करने के लिए भारत का संविधान मना करता है। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है, इट इज रिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसे भारत के संविधान में परिभाषित किया गया। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। भारत के संविधान में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दिया गया है, लेकिन उसे डिफाइन नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है। फिर ए पर्सन होल्डिंग ओनली द ऑफिस ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट गवर्नमेंट एज डीम्ड टू बी होल्ड एज अ प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। यदि कोई मिनिस्टर राज्य में केवल मंत्री का पद धारण करता है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आता। Both Parliament and State Legislature have power to exempt office from the preview of Office of Profit। ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक, 3 आपका स्टेटमेंट राइट। नेक्स्ट हम आते हैं, और ये शायद आपका आखिरी नहीं, इसके बाद एक और है। अमेरिका यूएस भारतीय राजनीति में क्या है। जब आप कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं या विश्व के संविधान पढ़ते हैं तो भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में तथा अमेरिका के संविधान के परिप्रेक्ष्य में आप जानते हैं। तो मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्ट होता है, भारत में इनडायरेक्ट मेथड से होता है, वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो राष्ट्रपति होता है वो सामूहिक रूप से, जो वहाँ की सीनेट है वहाँ पर उत्तरदायी नहीं होता, जबकि भारत का जो होता है वो क्या होता है, उत्तरदायी होता है। इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है, एक राज्य की नागरिकता, एक संघ की नागरिकता। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये टर्म आपको समझना चाहिए कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या होती है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब होता है, जैसे यूएस है तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो 50 राज्यों की अपनी अपनी जुडिशरी है, अपना अपना सुप्रीम कोर्ट है, अपना अपना हाई कोर्ट है। तो यहाँ पर अगर एक राज्य की जुडिशरी कोई निर्णय देती है तो दूसरे राज्य की जुडिशरी उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी। लेकिन भारत के संविधान में ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के लिए है, और फिर जो हाई कोर्ट होता है वो हर राज्य के लिए होता है। यदि कोई कानून या नियम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट कोई नियम बनाती है, तो ऐसी स्थिति में वह जो नियम होगा पूरे भारत के लिए मान्य होगा। तो यहाँ पर अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग व्यवस्था है, इसलिए एकीकृत न्यायपालिका का जो है वो अभाव अमेरिका में पाया जाता है। लेकिन भारत में क्या है, एक ही न्यायपालिका है जो सबकी सुप्रीम करता है। यहाँ पे
अनेक प्रकार के राज्यों में अनेक प्रकार की न्यायपालिका है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। तो इसका कोई भी स्टेटमेंट भारत के संविधान से मेल नहीं खा रहा है, इसलिए इसका क्या होगा, आपका नन होगा। ये आपका आखिरी स्टेटमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अनुच्छेद 51A के तहत है? आप जानते हैं कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन को मानते हुए भारत सरकार के द्वारा 42वां संविधान संशोधन किया गया। उस संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के लोगों के कुछ कर्तव्य बताए गए, उसी के कर्तव्य के माध्यम से मूल अधिकार जोड़ा गया। तो इसमें टू डिफेंड द कंट्री ये आपका नहीं है। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये स्टेटमेंट आपका सही है। और ये स्टेटमेंट इसलिए भी सही है क्योंकि आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन का जब स्थापना हुई तो यूनाइटेड नेशन का बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा दे, और भारत अपनी विदेश नीति का आधार भी इसी के आधार पर डेवलप किया है। तो आप देखेंगे टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का मतलब कि अपनी सुरक्षा को बढ़ावा देगा, और इस सुरक्षा के माध्यम से भारत कैसा देश होगा, एक शांति का देश होगा, सहअस्तित्व का देश होगा। तो भारत ने इसी आधार को, इसी प्रिंसिपल्स को, इसी तथ्य को क्या किया, उसके अंतर्गत शामिल कर लिया। तो ये आपका आज का पॉलिटी का डिस्कशन रहा। और ये पॉलिटी के डिस्कशन में जैसे सवाल आपको बताए जाते हैं, सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में भी आपको बताया जाता है। हमारी टीम का ये पूरा प्रयास है कि आपको जब डिस्कशन कराया जाए तो डिस्कशन में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो, डेवलप्ड हो। और जब अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप्ड हो तब क्या होगा, काम ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे ये बातें आपसे हम करेंगे, फिर हम आगे इस बारे में चर्चा करेंगे अब जब नेक्स्ट डिस्कशन होगा। अभी आज के लिए बस ही इतना है। थैंक यू।